अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास इससे पहले जो हमारा टॉपिक हो रहा था, याद रखिएगा कि स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी, या पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में किस तरीके से हमें बना, कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स आए। तो बेटा हमने जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़े वो हमने जो पढ़े थे वो पूरे पाकिस्तान या पूरे सब कॉन्टिनेंट को लेके पढ़े थे कि उसमें क्या क्या हुआ था। आज के जो टॉपिक हमारे पास बेटा मौजूद है वो ये कि इंडिविजुअली तौर पर कौन कौन से प्रोविंसेस जो थे उन्होंने पाकिस्तान को चाहा, या उन सूबों में क्या क्या पाकिस्तान के हवाले से कौन कौन से मेन पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहे, या कौन कौन ऐसे लोग थे जो उस सूबे से पाकिस्तान को बनने में अपनी तमाम तर कोशिशों को लेके आ रहे थे बेटा। और वो कौन कौन से सूबे थे जिनमें वर्ल्ड पाकिस्तान का कहा गया था, या पाकिस्तान के हवाले से उन सूबों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो आज हमको फर्दर पढ़ेंगे क्लास के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हम लेते हैं प्रोविंस ऑफ पंजाब या सूबे पंजाब की बात कर लेते हैं बेटा। तो सूबे पंजाब जो बेटा इस वक्त तो हमारे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पंजाब की जब तकसीम हुई तो पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। रेड क्लिफ के अवार्ड के मुताबिक आधा गया था आपके पास इंडिया में और आधा आपके पास यहाँ आया। और हम वाघा बॉर्डर जो आप कभी जाएं देखें तो जो बॉर्डर लगाया गया इसका मकसद ये था कि उस तरफ का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान को मिलेगा और इस तरफ का जो हिस्सा है वो किसको मिलेगा, वो पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन उस सूबे पंजाब ने बनाने में क्या क्या मतलब उन्होंने काविशें की। उन्हें सबसे पहला नाम आता है बेटा अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल साहब जो पैदा भी हुए थे कहाँ हुए थे बेटा, मोहल्ला कश्मीरिया में पैदा हुए थे, और वो पंजाबी था बेटा, बासना के सियालकोट में पैदा हुए। और उनकी जो वफ़ात भी हुई तो बेटा कहाँ हुई, लाहौर में हुई, और बादशाही मस्जिद के करीब उनको दफन किया गया है। तो अल्लामा इकबाल जो थे पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई कह सकते हैं कि सरगर्म लीडर थे, जिन्होंने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया था। और इन्होंने वो बात की थी जो पाकिस्तान की बात बनने के सच हुई, कि अल्लामा इकबाल ने जो ये कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मुस्लिम स्टेट्स को अलग किया जाए बेटा। और ये 1940 में क्या हुआ था, जब हमने करारदाद लाहौर मंजूर की तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने ये कहा था काश आज कौन होते हैं, अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो आज अपने ख्वाब की ताबीर ख़ुद अपनी आँखों से देख लेते। तो अल्लामा इकबाल बेटा हमारे कौमी शायर भी हैं, और इनकी ज़्यादातर शायरी जो आज़ादी पर मौजूद है, ख़ास तौर पर अपने वतन से मोहब्बत पर बेटा। और इनके बहुत से मिली नगमे ऐसे भी हैं बेटा जिनको आज हिंदुस्तान वाले लोग क्या कहते हैं कि हमारा नगमा बेटा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये भी नहीं कहे बेटा। तो बहुत सारे मिली नगमे भी इन्होंने कहे बेटा। पहले तो हिंदुस्तान की पूरी बात करते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने भी कह दिया कि नहीं, मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बनाना क्या है बेटा, इंतहाई ज़रूरी है बेटा। आगे बात करें बेटा करारदाद लाहौर की, तो सूबा पंजाब ही है बेटा जहाँ पे एक अजीम उशान एक करारदाद लाहौर पास की गई, जो एक हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल इवेंट्स में एक मेन इवेंट है बेटा। कि 1940 में 23 मार्च को मिंटो पार्क लाहौर में एक ऐसी करारदाद या ऐसा एक कह सकते हैं कि इवेंट हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान बनने की एक ईंट रख दी गई थी कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान ही चाहिए। तो ये पाकिस्तान में समझता हूँ कि ये पहला एक इवेंट था जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कोशिश की गई, जबकि इससे पहले इतनी भी कोशिशें की गई थी तो हिंदुस्तान के साथ हिंदुओं के साथ मिल के रहने की थी। चाहे आप उसके लिए आप 1940 की बात करें बेटा, 1929 की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। तो इसमें भी उसमें ये बात सजेस्ट की गई थी कि हम हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी उनमें भी ये बात आई सामने कि हम क्या चाहते हैं, हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं। और इस तरह से 1935-36 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये बात थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हिंदू के साथ रहना चाह रहे हैं। लेकिन जब भी बात है किसकी बेटा, 1940 की बात है, उसके बाद से ये कन्फर्म हो गया आप उनके साथ रहना नहीं चाहते बेटा। जब सेकंड इलेक्शन हुए बेटा 1945-46 के इलेक्शन हुए, क्योंकि पहला इलेक्शन 1935-36 हुआ था जो हम हार चुके थे, और उसमें हमारा ये एक एजेंडा था कि हम इनके साथ रह के क्या करना चाहते हैं, मुल्क के साथ एक इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन 1945-46 के अंदर ये बात ना थी, बल्कि उसमें ये बात भी थी कि अब हम मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, मदद करेंगे, और मुसलमानों को एक अलग स्टेट बनाकर हम देंगे बेटा। इसके बाद कायद आज़म का खिताब बेटा इस्लामिया कॉलेज लाहौर में हुआ। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इसमें क्लियर कहा गया कि देखो अब मुल्क जब पाकिस्तान बन चुका है तो अब स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आपकी पूरी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, अब आपकी पूरी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए बेटा, एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। अब आप किसी पॉलिटिकल के पर्सन ना बने, बल्कि अपनी सारी कोशिश कहाँ करें, सर्फ करें, अपनी एजुकेशन के लिए करें बेटा। एक खातून का नाम आ रहा है सुगरा फातिमा बेटा। एक दिलचस्प एक बरतानिया हुकूमत ने बात की थी कि जब तक हमारा ये यूनियन जैक पंजाब सेक्रेट पर लहरा रहा है उस वक्त तक मुल्क पाकिस्तान बन ही नहीं सकता, या ये हो सकता है कि
हम तुम्हारी डिमांड कबूल नहीं कर सकते। तो बड़ी हैरत उन्होंने बात की कि कहना ही चाह रहे थे कि हमारी अब भी पोजीशन क्या है बेटा, मौजूद है यहाँ पर और अब भी हम पावर में हैं। तो उस वक्त शदीद हंगामे पड़े थे, सिविल नाफरमानी की या डिसओबीडियंस की मूवमेंट चलाई गई थी कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि अब क्या होगा कि हमें अब पाकिस्तान बनाना है। तो लिहाजा पंजाब के हालात जब इंतहाई ख़राब हुए तो उस वक्त एक यूनियन ब्रिटिश की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जब तक हमारे पंजाब सेक्रेटरीट पे हमारा झंडा लहरा रहा है उस वक्त तक क्या है हम ही यहाँ के क्या है बड़े हैं, और जब तक ये होता रहेगा आपकी कोई डिमांड कबूल नहीं की जाएगी, आपको किसी किस्म की कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस बात का जब सामने आई तो बेटा सूरा फातिमा जो इंतहाई छोटी सी लड़की थी, कहीं आज उसकी उम्र 13-14 साल थी, 15-16 साल थी, जब इन्होंने सुना कैसा कहा जा रहा है, न जाने वो कहाँ से और कैसे पंजाब सेक्रेटरी के चढ़ गई और उसने क्या किया, उनका यूनियन जैक का झंडा उतार के उनके सामने फेंक दिया और वहाँ पे मुस्लिम लीग का झंडा लहरा दिया और ये कहा कि तुम कहते थे ना कि हमारा झंडा लहरा रहा है, हमें ये करने नहीं दे रहे, तो देख लो आज तुम्हारा झंडा हमने उतार दिया और हमारा झंडा क्या हो चुका है, ये लग चुका है बेटा। तो ये सूरा फातिमा बेटा, और जो क्या थी जिन्हें बरतानिया का झंडा यूनियन जैक उतार के फेंक दिया था बेटा। और दीगर मजहबी उलमा ने भी क्या किया था, पाकिस्तान के बनने में एक ख़ास किरदार अदा किया था कि याद रखिएगा कि काजी आसिम मोहम्मद छिना अपने साथ उलमा की जमात को रखा करते थे और ये उलमा क्या करते थे, लोगों के अंदर मजहबी शऊर पैदा करते थे कि अगर आप लोगों को मज़हब पे अमल करना है तो आपको एक अलग स्टेट बनानी होगी, जिससे हमने नाम क्या दिया बेटा, पाकिस्तान का नाम दिया। बात करें बेटा सूबे सिंध की, तो सूबे सिंध को गेटवे इस्लाम या बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है और आपको बाखूबी पता है कि इसको बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है। इस वजह से कि 712 में कौन हुए थे, मोहम्मद कासिम पहली दफ़ा इस्लाम को सिंध के रास्ते से लेकर आए थे बेटा, तो इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। और इसमें एक बार लिखा कि 1935 में सिंध को बम्बई से अलग किया गया। क्या मतलब कि 1935 से पहले क्या था, ये बम्बई का हिस्सा था, सिंध इसके साथ शामिल था और इस पूरे हिस्से को बम्बई कहा जाता था बेटा। और ये बारहा हमारे यहाँ के लोगों ने कोशिश की सिंध के हवाले से कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, क्योंकि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाएगा तो मुसलमानों को एक मेजॉरिटी में क्या मिल जाएगी, एक प्रोविंस मिल जाएगा। तो एक प्रोविंस के लिए क्या किया, खूब मेहनत की मुसलमानों ने। और बेटा याद रखिएगा कि पहले ये सूबा किसका था, बम्बई का हिस्सा था। 1843 तक क्या था, इन्हीं का हिस्सा था बेटा, किसका, बम्बई का हिस्सा रहा है बेटा, बात समझ गई। और बारहा और ये कोशिश की गई कि अब क्या किया जाए, इसको पाकिस्तान से क्या किया जाए बेटा, सॉरी हिंदुस्तान के बम्बई के साथ दोबारा शामिल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बारहा कोशिश होती रही कि बम्बई सिंध को दोबारा बम्बई से अलग किया जाए। लेकिन आखिरकार कब हुआ बेटा, 1935 में क्या किया गया, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। अच्छा बेटा कहीं डेट इसकी 1936 भी आती है, ये बात याद रखिएगा, 1936 भी आती है डेट, लेकिन आपकी बुक में 1935 है, तो इसलिए मैंने आपको 1935 मेंशन की कि सिंध को बम्बई से 1935 में क्या किया गया था, अलग किया गया था। अब बेटा मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास जो हुआ था, यानी कि एनुअल फंक्शन जो हमने किया था, वो 1907 में कराची में गार्डन में हुआ था। और ये बात आपको पहले बताई जा चुके हैं मुस्लिम लीग के टॉपिक के हवाले से कि जब मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया था तो उसका एनुअल फंक्शन क्या क्या करवाया गया था, वो कराची में हुआ था। और कराची में कहाँ बेटा, गार्डन में हुआ था, कि जहाँ पर एक बात बताई गई थी कि मुसलमानों ने एक अलग एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है या एक अलग अपना क्या बना प्लेटफॉर्म बना दिया, इसका नाम क्या रखा गया है, मुस्लिम लीग रखा गया है। तो एक मेजॉरिटी मुसलमान जमा हुए और सबके इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ वाकई मुस्लिम लीग को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ये क्या है, एक नॉमिनेटेड क्या है, मुस्लिम पार्टी का नाम है। तो 1907 में क्या किया गया था, इसका एनुअल फंक्शन क्या गया था, सेलिब्रेट किया गया था कराची गार्डन में बेटा। आगे लिखा करारदाद लाहौर के हिमायतनी को सपोर्ट करने वाले कौन थे, सर अब्दुल्ला हारून ने बेटा, बात समझ गई। सर अब्दुल्ला हारून साहब वो लीडर थे जिन्होंने लाहौर में जो करारदाद पास हुई थी 1940 को, इसको सपोर्ट किया था कि हाँ जो लाहौर में जो बात की गई है हम इसकी भी क्या करते हैं, हिमायत करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए बेटा। उसके बाद बेटा नाम मारा पीर सिबगतुल्ला शाह, जिसके आप पीर पगारे के नाम से भी जानते हैं बेटा, बस में पीर पगारो भी कहते हैं, बस समझा गई। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया बेटा, और इनके मानने वालों को हुर कहा जाता है। बेसिकली बेटा इन्होंने जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ किया था, उस जंग को गोरिल्ला फोर्स का नाम भी दिया जाता है। आपको पता है गोरिल्ला अटैक किसे कहते हैं, गोरिल्ला अटैक किसे कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है गोरिल्ला अटैक में बेटा। जी चलें SSG का नाम ले लें आप आसानी समझने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेटा इसको गोरिल्ला अटैक में कहा गया। गोरिल्ला अटैक कहते हैं किसके बेटा,
आर्म अटैक तो होता है, सुनते आ रहे हैं, एक गोरिल्ला अटैक किसे कहते हैं। ये हुर वालों ने भी क्या किया था, पीर सिबकतुल्लाह शाह ने भी क्या किया था, गोरिल्ला वार शुरू की थी। किसके अगेंस्ट बेटा, ब्रिटिश के अगेंस्ट किया बेटा। बात समझ आ गई जी। बेटा कभी आपने देखा होगा मीडिया वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में कि कुछ लोग छुपे रहते हैं, अपने आप को छुपाए रखते हैं दरख्तों के पास से या किस में, पानी के अंदर, और अचानक से क्या करते हैं, अचानक से क्या करते हैं बेटा, वार करते हैं फिर छुप जाते हैं। बस समझ गए। छोटे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा, छोटे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि अपने आप को हल्का रखा जाता है, दुश्मन से छुप के वार करके अपने आप को छुपा दिया जाता है। तो बस में से गुरिल्ला अटैक कहते हैं बेटा। बस समझ गए। और इसमें पाकिस्तान आर्मी जो क्या है बेटा, वो नंबर 1 है इस हवाले से कि वो गुरिल्ला अटैक में बहुत अच्छी है बेटा। अब बस में आ गई। तो यहाँ पे कहा गया है कि करारदाद लाहौर की हिमायत किसने बेटा, सॉरी, पीर सिबकतुल्लाह शाह ने क्या किया था, जो अपनी तहरीक लाई थी हुर बेटा। और याद रखिएगा पीर सिबकतुल्लाह शाह हमारे पॉलिटिशियन के अंदर भी क्या है बेटा, नंबर 1 थे बेटा। ये मुझे याद नहीं है कि किसी ने गवर्नमेंट में क्या बेटा, गवर्नमेंट किसी ने ली हो, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर बना हो और पीर सिबकतुल्लाह के पास सलामी देने ना आया हो बेटा। बस सुना गई। ये वो बंदे हैं जो गवर्नमेंट में ना रहते हुए भी गवर्नमेंट करते हैं बेटा, मेरी बात सुना गई। और अंदर सिंध के अंदर एक इनका अलग क्या है बेटा, म्यार है इनका, और कहा जाता है कि मिनी पाकिस्तान इनका अंदर सिंध के अंदर भी। बात सुना, आपका पाकिस्तान अपना है, इनका मिनी पाकिस्तान अपना है वहाँ पर, यानी कि अपने फैसले क्या करते हैं ये लोग, खुद करते हैं बेटा। अब आ रहे 1945-46 के अंदर क्या होता है, इलेक्शन हुआ था। इसमें इलेक्शन में इनको क्या हुई थी बेटा, कामयाबी हासिल हुई थी बेटा। आगे बात करूँ उलमा दीन के हवाले से बेटा, याद रखना मौलाना शफी साहब हैं। और मौलाना शफी साहब का अगर नाम आपको मालूम ना हो तो अगर आपने दारुल कराची का नाम सुना हो, बस सुना कि, तो मौलाना दारुल कराची के जो बानी है कौन है, मौलाना शफी साहब थे बेटा। अब मैं समझा गई। इन्होंने क्या किया था, तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया था। मुझे और मदारिस का पता तो नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो डेट को सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से या फिर 23 मार्च के हवाले से या कोई और डे के हवाले से, तो भरपूर तरीके से जो उसको सेलिब्रेट करने वाला एक मदरसा है, वो कौन सा बेटा, ये दारुल कराची होता है, जिसको बुलाने वाले कौन है, मौलाना शफी साहब बेटा। बात समझ में आ गई। और उसके बाद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब का नाम लिखा है बेटा। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब कोई और नहीं है बेटा। कहा जाता है कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब एक ऐसे आलिम दीन थे कि जब वो गुफ्तगू किया करते या बयान किया करते थे तो मजमा ठहर सा जाता। किसी ने उबैदुल्लाह सिंधी से पूछा था कि आपको इतना बड़ा म्यार कैसे मिला, तो उबैदुल्लाह सिंधी साहब फरमाते हैं कि मैं जब भी किसी बयान के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले अपने माँ के पाँव दबाता हूँ और माँ से जा लेता हूँ कि माँ तू तो जानती है उबैदुल्लाह के पास तो कुछ भी नहीं है, न जाने उबैदुल्लाह को लोग इतना क्यों चाहते हैं, मेरे फ़लाँ जगह मुझे जाना है, मेरे लिए दुआ करके अल्लाह मुझे क्या करे, कामयाब करे। तो कहते हैं कि जब भी कहीं जाया करता था तो माँ की दुआओं को साथ लेके जाया करता था, और इन माँओं की दुआओं का नतीजा है कि मेरी माँ का कि मैं इस मकाम तक पहुँचाऊँ बेटा। तो ये कौन है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब थे बेटा। उसके बाद पीर इलाही बख्श साहब और दीगर उलमा ने क्या किया, तहरीक आज़ादी में क्या लिया बेटा, हिस्सा लिया बेटा। बस है कि यहाँ तक हमारी क्या हो चुकी है बेटा, 2 पॉइंट्स के हवाले से बात मुकम्मल हो चुकी है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, बाकी सुबह के हवाले से पढ़ेंगे बेटा।